नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। योगी के दूसरे कार्यकाल की नई कैबिनेट तैयार। 25 मार्च को होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। पीएम मोदी समेत कई सियासी दिग्गज होंगे शामिल। विपक्षी दलों को भी भेजा जाएगा न्योता। चार दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मोहन भागवत। सीएम योगी से की मुलाकात। लगातार 4 दिन कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विधायकों की भी लेंगे क्लास। यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने गोरखपुर से किया शुभारंभ। 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। यूपी के बस्ती में सपा विधायक के घर पुलिस का छापा। कई महीने पहले अगवा ब्लॉक प्रमुख को कराया मुक्त। पुलिस थाने में बंधक बनाने का मामला दर्ज। यूपी के महाराजगंज में फिर रफ्तार का कहर। सोनौली बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टेम्पो की टक्कर में 3 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। योगी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री सहित करीब 40 से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शासन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है। इसके मद्देनजर पार्टी नेतृत्व ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा है। 24 मार्च को लोक भवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं सरकार की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं की भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की ताजपोशी की बारी है। हालांकि इससे पहले सूबे में सियासी हलचल फिर बढ़ गई है। इस हलचल के बढ़ने का कारण योगी के गढ़ यानी गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का पहुंचना है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर प्रवास पर आए सरसंघचालक मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माधवधाम में मुलाकात की। संघ प्रमुख से योगी आदित्यनाथ की करीब 40 मिनट बातचीत चली। इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। योगी ने संघ प्रमुख को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है। गौरतलब है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं तो संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी की बैठक लेंगे। साथ ही कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्वयंसेवक और उनके परिजन हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य की दूसरी पारी की शपथ लेंगे। उसके पहले संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में रविवार से पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। इसके तहत 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जानी है। इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से की। आपको बता दें कि अभियान को लेकर हर सेंटर पर पोलियो खुराक पहुंचा दी गई है। इसके लिए 1
40,000 बूथों पर पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्यक्रम है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएगी। कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। हम सब इस बारे में ध्यान में रखते हैं कि सामूहिकता पर कितनी ताकत होती है। जब सभी लोग एक साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट भी हम सबके सामने प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में हम इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं, हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। पिछले कई महीनों से लापता बहादुरपुर के ब्लॉक प्रमुख रामकुमार को पुलिस ने सपा के जिलाध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक महेंद्रनाथ यादव के घर से बरामद किया है। कई थानों की पुलिस फोर्स ने विधायक के घर छापा मारकर ब्लॉक प्रमुख को मुक्त कराया। इससे पहले कलवारी थाने में ब्लॉक प्रमुख के साले ओम प्रकाश ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। एसीपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कलवारी थाने में ओम प्रकाश ने आकर सूचना दी थी कि उनके बहनोई रामकुमार को महेंद्रनाथ यादव अपने साथ ले गए थे। ऐसे में रामकुमार ने अपने साले ओम प्रकाश को फोन कर बताया कि उनको महेंद्रनाथ ने जबरदस्ती अपने आवास पर बंधक बनाकर रखा है। जब पुलिस सपा विधायक महेंद्रनाथ के घर गई तो वहां पर रामकुमार मौजूद मिले। उन्हें वहां से बरामद कर परिवार वालों को सौंपा गया और पुलिस ने सुरक्षा भी दी है। थाना कलवारी पर ओम प्रकाश पुत्र मिठाई लाल ने आकर के यह सूचना दी कि उनके जीजा रामकुमार, जो बहादुरपुर ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको 23 अक्टूबर 2021 को जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी महेंद्रनाथ यादव अपने साथ ले गए थे और उनके जीजा रामकुमार के द्वारा 17 तारीख की रात में अपने साले ओम प्रकाश से रात में फोन के वार्ता के क्रम में बताया गया कि उनको जबरदस्ती महेंद्रनाथ यादव के द्वारा अपने आवास पे बंधक बनाया हुआ है और उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। ओम प्रकाश की इस तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन्होंने कुछ ऑडियो भी उपलब्ध कराए थे, उन ऑडियो को सुन करके और तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। और जब मौके पर पुलिस गई तो वहां पर रामकुमार मौजूद थे। रामकुमार को वहां से लेकर के उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है।
यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल सोनौली बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतकों में एक नेपाल, दूसरा केरल और तीसरा सोनौली कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरा टेम्पो नौतनवा की तरफ आ रहा था, जिसके बाद सोनौली कोतवाली के पास ट्रक से टेम्पो की टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के संभल स्थित कैलादेवी थाना क्षेत्र में दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने चूहरपुर निवासी नन्हे उर्फ सुंदर से अभद्रता की, वहीं विरोध करने पर मारपीट कर घायल भी कर दिया। इस बीच दोनों पक्षों की तरफ से हुए पथराव और फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। कि एक ग्राम चूहड़पुर में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। यहाँ पर पुलिस के द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये दोनों पक्ष जो सजाती हैं, यादव हैं, इनके बीच में पुराने झगड़े को लेकर आज आपस में पथराव व फायरिंग हुई, जिसमें कुल 11 लोग जिनके हल्की चोटें हैं, कुछ के छर्रे लगे हुए हैं, इन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। कुल 12 लोग गिरफ्तार हैं। इसके साथ में पुलिस की तरफ से उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी भी घायल की हालत गंभीर नहीं है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। यहाँ पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। मेरे द्वारा तथा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्थल का निरीक्षण भी कर लिया गया है और किसी प्रकार के बाराबंकी से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बड्डूपुर के औलियापुर गांव का बताया जा रहा है। इधर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां शारदा नहर में महिला का सिर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। पसगवा थाना इलाके के सिसोरा नासिर के पास मिले शव को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी पंकज पटेल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह खून से लथपथ उसका शव कमरे में मिला तो सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और खोजी कुत्ते के साथ मौके की छानबीन की, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज परिसर में कर्मचारियों के लिए मर्चुरी ब्लॉक कमरा नंबर 4 आवास बना है। इसमें कर्मचारी पंकज पटेल का शव उसके आवास में रविवार को खून से लथपथ मिला तो सनसनी फैल गई। जानकारी है कि मृतक होली खेलने के बाद यहां आया था और रविवार जब परिजन और पत्नी यहां पहुंचे तो कमरे में से बदबू आई। इस पर शक हुआ और पुलिस को बुलाया गया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दुविधा में हैं। मुश्किल यह है कि वह करहल से विधायक रहे या आजमगढ़ से सांसद। इस पशुपेश पर मंथन करने के बाद इसका फैसला अखिलेश ने पार्टी पर छोड़ दिया है। इसको लेकर सफाई में करहल विधानसभा सीट से जुड़े बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। अखिलेश यादव से कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप करहल विधानसभा सीट ना छोड़े और यहीं से विधायक रहे ताकि इस इलाके को मजबूती मिल सके। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र से आए बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने बूथ अध्यक्षों की बातें ध्यान से सुनी और विधानसभा चुनाव में उनकी मेहनत को सराहा। बूथ अध्यक्षों ने सपा मुखिया से करहल सीट न छोड़ने और यहीं से विधायक बने रहने की मांग की है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं करहल से विधायक रहूं या आजमगढ़ से सांसद, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। जानकारी है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पैतृक गांव सफाई स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इस दुविधा को लेकर मंथन किया है। इसमें करीब 350 के आसपास बूथ अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सेदारी की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में अखिलेश यादव ने सभी बूथ प्रभारियों का आभार जताया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।